सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मीडिया के इतने उपकरण अब आ गए हैं कि छोटी सी बात या कोई भी एक घटना घटती है तो उसकी जानकारी सभी को चंद मिनटों में, कुछ सेकंडों में हो जाती है। कि सिविल सेवा की कोचिंग की बात कर लीजिए या किसी भी क्षेत्र की कोचिंग की बात कर लीजिए, कोचिंग सेक्टर एक तरह का व्यापार है जी। पहले बहुत कम खर्चे में लोग पढ़ भी लेते थे, लेकिन आज एक दिखावे का आडंबर जो हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में देखिए, टेक्नोलॉजी का जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह की विकास देखे जा रहे हैं, एआई एक बहुत बड़ी चुनौती पत्रकारिता जगत में भी बनकर आ रही है। एआई टेक्निक से तमाम पत्रकार बेरोजगार हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हमारे खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में हमारे साथ हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज हम उनसे बात करेंगे उनके जीवन के बारे में। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है, आपकी आवाज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र जी, सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा, आपका प्रारंभिक जीवन कहाँ से स्टार्ट हुआ और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? देखिए, प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें तो मैं देवरिया जनपद का चुरिया गांव का रहने वाला हूँ। जन्मस्थली हमारी देवरिया रही, लेकिन अगर शिक्षा दीक्षा की बात करें तो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर से मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 12वीं पास करने के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की। उसके बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज चला गया, वहाँ से मैंने एमए किया, एलएलबी किया, बीएड किया और सिविल सेवा की तैयारी करने लगा था। तो मैंने आईएएस के भी मेंस दिए, पीसीएस का मेंस इंटरव्यू दिया। 2007 में मेरा रेलवे में भी सिलेक्शन हुआ था एएसएम पद पे। मैं नौकरी ज्वाइन नहीं किया था, छोड़ दिया था। तो शिक्षा दीक्षा एक तरह से कह सकते हैं कि गोरखपुर और प्रयागराज, इन दो जगहों पे हुई। उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली जब मेरा पीसीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो पत्रकारिता की तरफ सक्रिय हुआ। हालांकि लेखन के क्षेत्र में मैं पहले से भी जुड़ा था जब सिविल सेवा की तैयारी करता था, लेकिन जब सिविल सेवा का अटेम्प्ट अपने ख़त्म कर लिए तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पूर्ण तो सक्रिय। राघवेंद्र जी, आपने एक बार अभी बात किया कि आप दिल्ली कोचिंग दिल्ली से की होगी आपने? हाँ, प्रयागराज भी किया, दिल्ली भी किया। तो अभी दिल्ली काफ़ी चर्चित हुआ, अभी एक 3 लोग पानी में बेसमेंट में घुस के। आज जो यूपीएससी के बच्चे तैयारी करते हैं, आज जो करते हैं वो पहले करते थे, आज के में अंतर क्या है? पहले भी वही परेशानियाँ रहती थी कि आज ये दिखाई दी? देखिए, सिविल सेवा की तैयारी को लेकर जो परेशानियां आज दिखाई दे रही हैं वैसा नहीं है कि पहले नहीं थी, पहले भी थी। अब क्या है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मीडिया के इतने उपकरण अब आ गए हैं कि छोटी सी बात या कोई भी एक घटना घटती है तो उसकी जानकारी सभी को चंद मिनटों में, कुछ सेकंडों में हो जाती है। पहले जो घटनाएं होती थी वो सुनाई नहीं देती थी, दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि माध्यम हमारा प्रिंट मीडिया होता था और वो जब तक जनता के बीच में बातें जाती थी तो आधी बातें आती थीं, आधी नहीं आ पाती थी। तो परेशानियां पहले भी थीं, आज भी हैं। हालांकि सिविल सेवा की कोचिंग की बात कर लीजिए या किसी भी क्षेत्र की कोचिंग की बात कर लीजिए, कोचिंग सेक्टर एक तरह का व्यापार है जी। कोई भी व्यक्ति आता है संस्थान खोलने तो वो अपने एक व्यापार को लेकर आता है, अपना एक एसेट्स एम्पायर तैयार करना चाहता है। फिर वो अपने सेलेक्ट बच्चों की मार्केटिंग करता है, या कोचिंग शुरू करना है तो उसके पहले कुछ सेलेक्ट बच्चों को पकड़ता है, उसके द्वारा कहलवाता है कि हम यहाँ से पढ़े हैं। फिर एक सिलसिला शुरू होता है ये बताने का कि फलां 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 बच्चा हमारी फैक्ट्री का उत्पाद है। आप प्राय जब सिविल सेवा का कोई भी फाइनल परिणाम आता हो, अंतिम परिणाम, तो ध्यान से देखिएगा कि एक एक स्टूडेंट को 10-10 सिविल सेवा के संस्थान वाले ये बताते हैं अपने प्रचार प्रसार में, एडवर्टीजमेंट में कि ये हमारे वहाँ से पढ़े हैं। लेकिन सिविल सेवा की तैयारी करने वालों से जब आप पूछिएगा, उनको इतना पढ़ना रहता है कि इतना समय ही नहीं है कि वो 5-5 संस्थान में जाकर पढ़ें, या आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर बच्चे भी सिविल सेवा की तैयारी करते हैं कि वो 10 जगह कोचिंग कर ही नहीं सकते। वर्तमान में अगर सिविल सेवा की कोचिंग की बात करें तो कहीं 1 लाख फीस है, कहीं 1.5 लाख फीस है, कहीं 80,000 फीस है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10-5 हज़ार में भी इंडिविजुअल पढ़ा रहे हैं। लेकिन इतनी महंगी फीस दे करके कोई भी अभ्यर्थी न तो उसके पास समय है और ना ही वो 10 जगह पढ़ सकता है, क्योंकि आर्थिक रूप से जो बोझ होता है उसको ढो नहीं पाता। मेरा एक और सवाल रहेगा, आपने सारा कुछ बताया। अभी बहुत से लोग यूपी जैसे छोटे छोटे गांव से लोग दिल्ली तैयारी करने, इलाहाबाद जाते हैं। आप जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, 12th के बाद जाता है, कोई ग्रेजुएशन, दुनिया नहीं देखी होती, उन बच्चों से आपको किन चीज़ों पे, आपने बहुत सारी बात बताई, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब वो दिल्ली जाते हैं यूपीएससी की तैयारी, किसी भी तरीके की कोचिंग करने? देखिए, कोई भी बच्चा
या कोई भी छात्र छात्रा सिविल सेवा की तैयारी करने जाता हो या किसी अन्य फील्ड की, चाहे वो CPMT की जाए, इंजीनियरिंग की जाए, उससे सर्वप्रथम तो उसको अपने सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, उसकी जो फ्रेंड सर्किल होनी चाहिए वो बहुत सही होनी चाहिए। इसके अलावा जब भी आप जाते हैं, चाहे वो दिल्ली जाएं, चाहे प्रयागराज जाएं, आपके माता पिता के क्या सपने हैं, आपके माता पिता की आर्थिक स्थिति क्या है, आपके माता पिता किस स्थिति में आपको पढ़ने के लिए भेजे हैं, इसका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि पहले एक सीमित दायरा होता था, लेकिन आज नहीं है। पहले बहुत कम खर्चे में लोग पढ़ भी लेते थे, लेकिन आज एक दिखावे का आडंबर जो हमारे समाज में देखने को मिल रहा है कि पता चला माता पिता की स्थिति कुछ और है, लेकिन बच्चा जब शहरों में आता है तो एक अलग बाजारवाद, जो चकाचौंध भरी एक दुनिया है, उसमें वो खो जाता है, गुम हो जाता है। ऐसे में बहुत माता पिता के सपने भी टूटते हैं। बच्चों को अपने माता पिता को देखकर ही आगे कदम उठाना चाहिए और ध्यान में रखते हुए। जी, मेरा एक अगला सवाल और रहेगा सर कि जैसे आप सब कुछ तैयारी की, आपका सिलेक्शन भी हो गया, पर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में, आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में आने का कारण क्या कारण रहा? पत्रकार देखिए, जिस समय रेलवे में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं IAS का मेंस दे रहा था, मुख्य परीक्षा लिख रहा था। तो प्रायः ऐसा होता है कि जो सिविल सेवा की तैयारी करता हो, अगर वो मेंस इंटरव्यू दे रहा है तो वो अपने समय को बचाने के लिए, या उसे लगता है कि इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, मैं क्यों अपना समय उधर दूं, तो मैं उसमें रेलवे की नौकरी करना पसंद नहीं किया, मैं नहीं ज्वाइन किया। लेकिन लगातार फिर 2012 से 17 का जो कालखंड था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हम बात कर लें, तो बहुत सही स्थिति नहीं थी। आयोग अपने भ्रष्टाचार के लिए, अपने अनियमितता के लिए, अपने लोगों को भरने के लिए कुख्यात होने लगा था। ईमानदारी, पारदर्शिता जैसी कोई चीज़ नहीं रह गई थी। फिर अनफॉर्चुनेटली मेरा PCS में सिलेक्शन नहीं हुआ। जब PCS में सिलेक्शन नहीं हुआ तो चूँकि मैं तैयारी के दरमियान भी लेखन क्षेत्र से जुड़ा था, तमाम पत्र पत्रिकाओं में मेरे लेख छपते थे, तो फिर मैं सक्रिय रूप से सक्रिय पत्रकारिता की तरफ बढ़ने का फैसला किया और आज पत्रकारिता को एक मिशन के रूप में, एक जीवन के रूप में आत्मसात किया हूँ और उस तरफ मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें एक और चीज़ सर, आपने अभी पेपर लीक के बारे में बात की, उस टाइम आप ये पेपर लीक, आप पत्रकार भी हो, आप बहुत सारा चीज़ें देखते रहते हो, ये पेपर लीक के पीछे कारण क्या रहता है? पेपर लीक वाला चीज़ें बंद क्यों नहीं हो रही? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? देखिए, पेपर लीक के पीछे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। इसमें तमाम लोग, फिर वही बातें आती हैं कि पेपर लीक भी लोगों ने एक व्यवसाय के रूप में उसे चुना है और पेपर लीक कराना, वैसे अभ्यर्थियों को पकड़ना जो पढ़ने में कमज़ोर हों, पैसा दे करके नौकरी करने के लिए तैयार रहते हों। हालांकि उसमें बहुत गरीब लोग भी देखे जाते हैं कि खेत बेचकर पैसा दे दिए या कहीं से जेवर गहना अपने घर का रख कर दे दिए। तो जो एक व्यवसाय के रूप में ये फलीभूत हुआ है मार्केट में, और सरकार द्वारा जो कठोर निर्णय नहीं लिए गए। अगर हम बात कर लें 2012 से 17 तक की PCS सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं की CBI जांच चल रही है, लेकिन आज 2024 में हम लोग बैठे हैं कि लेकिन परिणाम 0 है। अगर साल भर 2 साल में CBI जांच उन लोगों को आइडेंटिफाई करके पकड़ी होती, जेल में डाली होती, तब लोगों में एक डर होता, खौफ होता, फिर उस पर रोक लगती। अब हालांकि सिपाही के जिस तरह से पेपर लीक हुए, अन्य भर्ती परीक्षाओं के, दरोगा की, सहायक समीक्षा अधिकारी की, PCS की जिस तरह से पेपर लीक हुए, योगी सरकार द्वारा अब एक नियम लाया गया है जिसके तहत पेपर लीक कराने वालों पे या अनियमितता करने वालों पे 1 करोड़ का जुर्माना, रासुका लगाने जैसी कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई, उनकी संपत्ति सरकार द्वारा अधिग्रहित करने जैसी बातें अब सामने आई हैं। तो इससे हो सकता है कि अब एक इस सिंडिकेट में शामिल लोगों में एक खौफ, डर पैदा हो और अब पेपर लीक की घटनाएं देखने को न मिले। सर हमारा एक अगला सवाल रहेगा कि आज की पत्रकारिता में और पहले की पत्रकारिता में क्या अंतर था? नहीं, देखिए, चूँकि पहले संसाधन सीमित रहते थे और प्रिंट मीडिया हमारे पास थी, तो लोग लेखन के क्षेत्र में 1000, 2000, 5000, 3000 की सर्विस करते थे, परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, डिजिटल प्लेटफार्म आ गए, सोशल मीडिया आ गया, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, हर तरह के करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके चैनल खोले जाने लगे, बड़ी बड़ी सैलरी मिलने लगी, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। पता चला कोई अलग अलग सेगमेंट में है कि उसे सैलरी नहीं है, प्रॉपर उसको तय है कि हम आपको एनुअल इतना देंगे, एग्रीमेंट साइन करते हैं कि इतने करोड़ देंगे।
तो एक तरह से पत्रकारिता और बाजारवाद दोनों में एक क्लैश होने लगा, और पत्रकारिता और बाजारवाद जो पूंजीवाद है दोनों आपस में टकराने लगे, फिर दोनों एक साथ चलने लगे। तो कहा जा सकता है कि अर्थ प्रधान भी हो गई पत्रकारिता, और पत्रकारिता में ज़्यादातर अब पत्रकार संपादक नहीं रहे। तो एक चुनौती ये भी देखने को मिली कि खबरें क्या चल रही हैं, क्या छप रही हैं, उस पर नियंत्रण किसका है। तो कहीं ना कहीं हालांकि हर क्षेत्र में गिरावट आई है, तो उस अनुपात में मीडिया जगत में भी कुछ गिरावट आई है, लेकिन फिर भी खबर कोई भी दबती नहीं है। खबर स्प्रिंग की तरह होती है, जितना दबाओगे दबेगी, लेकिन एक समय आएगा कि वो रिफ्लेक्ट करेगी और जंगल में आग की तरह फैलेगी। तो पत्रकारिता कल भी अच्छी थी, लोग लिखते थे, आज लोग लिखते भी हैं, दिखाते भी हैं। तो एक तरह से पत्रकारिता ही है जो नेताओं के, नौकरशाहों के, बिजनेसमैनों के भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम करते हैं। और पत्रकारिता इतना आसान भी नहीं है। जब भी हम किसी के बारे में लिखते हैं या दिखाते हैं तो सीधे दुश्मनी मोल लेते हैं। तो एक तरह से इतना बहुत टफ जॉब है पत्रकारिता। फिर भी पत्रकारिता के सामने चैलेंजेज हैं बाजारवाद के, लेकिन फिर भी पत्रकारिता अपने मुकाम पे पहुंच रही है और लोग लिख रहे हैं, रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया को आप कहाँ देखते हो पत्रकारिता के? देखिए, सोशल मीडिया के दो रूपों में देखा जा सकता है। जहाँ तक मैं देखता हूँ सोशल मीडिया का दो रूप है। एक रूप है जिसमें प्रोपगंडा ज़्यादा है, कि हमें जानकारी नहीं है कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है या गलत है। ये वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ब्रेकिंग का जो दौर है कि बिग ब्रेकिंग सबसे पहले कौन दिखाए, उसमें कई बार गलत खबरें भी ब्रेकिंग में चल जाती हैं। उसी तरह सोशल मीडिया में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि जो खबर सत्य नहीं है वो भी उस पर परोसी जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। और सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग पेड वर्कर के रूप में भी देखे जा रहे हैं। तो खबरों की सत्यता कम है। और इसका दूसरा पहलू मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया वो एक माध्यम बनकर उभरा है कि जो खबरें प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से छूट जाती थीं या नहीं दिखाना चाहते थे, नहीं लिखना चाहते थे, जब सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं तो सब आम जनमानस तक पहुँचती हैं और सभी दिखाने के लिए, लिखने के लिए बाध्य होते हैं। इसका सोशल मीडिया का नुकसान और फायदे? नुकसान ये है कि खबरें असत्य हैं वो भी परोसी जा रही हैं। फायदे ये हैं कि जो खबरें पहले गांव देहात की दबी रह जाती थीं वो खबरें अब हमारे आपके सबके सामने हैं। अच्छा, आने वाले समय में पत्रकारिता को कहाँ देखते हैं सर? अगर आने वाले समय की बात की जाए कि आने वाले समय में देखिए, टेक्नोलॉजी का जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह की विकास देखे जा रहे हैं, एआई एक बहुत बड़ी चुनौती पत्रकारिता जगत में भी बनकर आ रही है। एआई टेक्निक से तमाम पत्रकार बेरोजगार हो जाएंगे। अगर एआई से ही काम होने लगेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम होने लगेगा, तो ये पत्रकार जाएंगे कहाँ? जिन्होंने एक मिशन के रूप में, एक रोजगार के रूप में इस फील्ड को चुना है, एक शौक के रूप में इस फील्ड को चुना है। तो एआई एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। और बाकी अन्य चुनौतियाँ तो देखिए हर फील्ड में है, उसी तरह पत्रकारिता जगत में भी हैं। कोरोना कालखंड आया तो तमाम चैनल और प्रिंट मीडिया बंद हुए, तमाम लोगों की नौकरियाँ भी गईं, कई जगह छटनी हुई। तो उस तरह के तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे। किसी देश में मंदी आ जाएगी तो पत्रकारिता जगत में भी तमाम नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन एआई जो टेक्निक है उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पत्रकारिता जगत में देखने को मिल सकता है कि तमाम पत्रकार इससे बेरोजगार हो। एक और सवाल सर मेरा रहेगा, आपकी पहली नौकरी क्या थी पत्रकारिता में? अगर पहली नौकरी की बात की जाए तो पहले तो मैं सिविल सेवा की तैयारी करता था, तो अन्य क्षेत्र में जाने का कुछ वैसा नहीं था। तो फिर मैं ये सोचता था कि किस फील्ड में चला जाए, तो मैंने पत्रकारिता को चुना। तो फिर मैं ये डिसाइड किया कि अगर पत्रकारिता ही करनी है तो फिर नौकरी क्यों किया जाए, क्यों ना कुछ एक संस्थान ऐसा डाला जाए जिसमें कुछ लोगों को रोजगार दिया जाए। तो मैंने एक द इंडियन व्यू नाम से राष्ट्रीय समाचार पत्रिका मैगजीन शुरू की। उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है और उसको मैं लगातार आगे बढ़ा रहा हूँ। और कहते हैं कि जीवन में तमाम बदलाव, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो उस कड़ी में एक समय ऐसा भी हुआ, एक कहावत कही जाती है कि व्यक्ति समय के अनुसार कोई भी निर्णय लेता है और परिस्थितियों के अनुसार उसे अपने निर्णय से समझौता भी करना पड़ता है। तो एक समय ऐसा भी आया कि साल 1.5 साल पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी साथ में काम कर रहा हूँ।
तो मैगजीन और वो दोनों एक साथ चल रही है। सर एक और सवाल मेरा रहेगा, पर्सनल सवाल रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि अभी घर पे कोई काम होता है और कोई खबर भी करनी होती है, उस टाइम आप कैसे मैनेज करते हैं? बेशक ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती का कारण जो सबसे बड़ा है कि पहले हम संयुक्त परिवार में रहते थे जी। तो संयुक्त परिवार में जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो आप अगर बाहर जाते हैं तो घर के अन्य सदस्य उन जिम्मेदारियों को देख लेते हैं जो घर की ज़रूरत है। जी। लेकिन वर्तमान में क्या है कि शहरों में हम एकाकी परिवार के रूप में रहते हैं। तो एकाकी परिवार के रूप में अगर घर का मेंबर दूसरा नहीं है तो एक बहुत कठिन चुनौती होती है कि एक तरफ परिवार की ज़रूरत है, हॉस्पिटल जाना है या कहीं भी जाना है, या आपको दूसरी तरफ खबर करनी है, तो ये सामंजस्य बैठाना कभी कभी तो बहुत ही टिपिकल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है कि आखिर निर्णय क्या लिया जाए। लेकिन उसी में समझौता करना पड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति संघर्षशील प्राणी है और दोनों में सामंजस्य बैठाकर संघर्ष करता है। सर एक और सवाल है, आप सारे लोग जानते हैं आप एक दबंग पत्रकार की तरह माने जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई खबर छाप दी, निकाल दी, कभी आपके ऊपर धमकियाँ आई हों, कभी आप फोन आए हों, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, खबर कोई धमकी तो नहीं आई। हाँ, इतना जरूर है कि कई बार ऐसा हुआ कि कुछ खबर लिखने को लेकर, खास करके भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों को जब आप लिखते हैं तो फिर लोग खोजते हैं कि रहने वाले कहाँ के हैं, इनसे संपर्क साधने के लिए किससे संपर्क किया जाए, तो फिर वो घर के लोगों को पकड़ते हैं, उनसे फ़ोन करा के रुकवाना चाहते हैं। तो जैसे फिर उस समय में भी 2-4 बार ऐसा हुआ था। हालांकि मैंने स्पष्ट मना कर दिया था कि घर के लोगों का इंटरफियर मेरे फील्ड में नहीं और मेरा इंटरफियर घर वालों के फील्ड में नहीं। ऐसी कोई खबर जिस पे आप काफ़ी चर्चित हुए हो? एक खबर क्या, एक सवाल था। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें मैंने एक सवाल पूछा था। चूँकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस टोटल उस मुद्दे पे थी कि मोदी सरकार द्वारा सारे संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, तो इस पर मैंने अखिलेश यादव जी से ये सवाल पूछा था कि जब आप मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है और आपने उससे अनिल यादव का अध्यक्ष बनाया। किसको? अनिल यादव जी को, जी, मैनपुरी, जो एक कातिलाना हमले का आरोपी था, 6 महीने से आगरा से जिला बदर था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर वो काफ़ी नाराज हो गए थे, काफ़ी चर्चित भी रहते हैं यादव। वो 7-8 मिनट का वो वीडियो है जो आज तक से लेकर अन्य सारे चैनलों पे चला भी था। तो एक पॉइंट था जिसमें बहुत सारे लोग हमें सर्च भी करने की कोशिश की, हमसे मिलने की कोशिश की, तो वो एक सवाल था। सर एक और सवाल है मेरा, जैसे आप लखनऊ में पत्रकारिता करते, पूरा प्रदेश यहाँ से चलता है, आप सरकार को कहाँ देखते हैं? पूरे प्रदेश को आज बीजेपी सरकार, योगी सरकार चला रही है, इसको आप कहाँ देखते हैं? ये देखिए, पत्रकार का काम होता है खबरों को लिखना, खबरों को दिखाना। हम जैसे पार्टी नहीं बन सकते, हम पत्रकार हैं। लेकिन अगर आप ये पूछते हैं कि योगी सरकार को काम के रूप में कहाँ आंकते हैं, तो एक आम नागरिक के रूप में अपनी एनालिसिस अगर बताऊं तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, अपराधियों माफियाओं के सफाइयों को लेकर जिस तरह का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है, शायद ही कोई मुख्यमंत्री इस तरह का कठोर निर्णय ले सकता था जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिए। बड़े बड़े माफिया, जिस तरह से संगठित अपराध जो होते थे उस पर रोक लगाया, काफ़ी हद तक अपराध रोकने में सफल रहे। तो कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, अपराधियों माफियाओं का सफाया करने से, सरकारी संपत्ति जो कब्जा करके लोग भू माफिया बने हुए थे उन पे जिस तरह का नियंत्रण किया है वो काबिल तारीफ है। सर एक और सवाल रहेगा मेरा, जैसे अभी 2024 चुनाव हुआ, ऐसा क्या कारण रहा कि बीजेपी को ना मदद नहीं? कारण इसमें आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? पीडीए जो गठबंधन पीडीए अखिलेश यादव लेकर चले, इंडिया गठबंधन का कांग्रेस से गठबंधन करके, और जिस तरह का फार्मूला उन लोगों ने सामने पेश किया कि आरक्षण बदल देंगे अगर मोदी सत्ता में आते हैं, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, हम लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसका बहुत खंडन भी नहीं किया गया, क्योंकि ये अति उत्साह में थे कि मोदी के नाम पे हम तो 400 पार हो रहे हैं। तो एक झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए ओवर कॉन्फिडेंस का। इस बार सर 2027 का चुनाव विधानसभा, ये किन किन मुद्दों पे, यहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं, यूपी के क्या? देखिए, अगर लोकल मुद्दों की बात करें तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी एक मुद्दा रहेगी, पेपर लीक एक मुद्दा रहेगा।
तो इसके अलावा जिस तरह का अब देखिए पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, जी। तो एक तरह से उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 2027 के चुनाव में हिंदुत्व भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। अच्छा सर, एक और चीज़ है, आजकल बच्चे पत्रकारिता का जर्नलिज्म कर रहे हैं, आने वाले समय में बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जो बच्चे नए नए पत्रकार बन रहे हैं, आगे उनके आगे क्या क्या चुनौती रह सकती हैं? बिल्कुल, मैं नए पत्रकारों को, जो भी बच्चे पत्रकार बनना चाहते हैं, उनको एक सुझाव तो मैं ये देना चाहूँगा कि आप पत्रकारिता में जब भी आइए तो अपनी पढ़ने की आदत मत छोड़िए, जी सुनने की आदत मत छोड़िए। जी। जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं होंगे, आप अच्छे रीडर नहीं होंगे, आप अच्छे वक्ता नहीं हो सकते, आप अच्छे राइटर नहीं हो सकते। तो आप पढ़िए और ध्यान से लोगों को सुनिए, उसमें से अच्छी चीज़ों को आप अपने अंदर आत्मसात करिए और तब फिर कुछ लिखने की, कुछ बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि इस फील्ड में चुनौतियां बहुत हैं और चुनौतियां आर्थिक होती हैं, क्योंकि मीडिया जगत में सैलरी बहुत कम है। यहाँ आपको संघर्षों के साथ चलना पड़ता है, तो संघर्षों में समझौता करना पड़ेगा आपको, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद बात करने के लिए राघवेंद्र। ये थे राघवेंद्र, वरिष्ठ पत्रकार, जिनसे बात की। धन्यवाद।